दिस इज हुसैन अरशद। तो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। और अगर हम मूव फॉरवर्ड करें तो हमारे पास अभी 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें से हमने अभी 2 कैटेगरीज यहाँ पर राइट डाउन की हैं। उसके बाद 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इनका प्रॉपरली अभी इनके सिर्फ ड्रग्स के नेम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें इनके प्रॉपरली इनका पर ड्रग क्लासिफिकेशन पर टाइप हम उसको उसकी इंडिकेशंस और उसके बाद उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और उसके एडवर्स इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मूव फॉरवर्ड करें तो हमारे पास पहले आ जाती हैं डायूरेटिक्स। एक्चुअली डायूरेटिक्स व्हाट दे डू, डायूरेटिक्स इंक्रीज द सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो अगर हम बात करें डायूरेटिक्स में, हमारे पास डायूरेटिक्स में वैसे अगर हम जनरली ब्रॉडली बात करें, हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स भी होते हैं। हमारे पास थायजाइड्स एंड लूप डायूरेटिक्स भी होते हैं। हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को यहाँ इसकी वजह से नहीं लिखा क्योंकि उनका डायूरेटिक इफेक्ट होता है, लेकिन हाइपरटेंशन में उनका बहुत मिनिमाइज्ड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर हम बात करें थायजाइड की, तो थायजाइड में हमारे पास क्लोरोथायजाइड और उसके बाद हमारे पास क्लोरथालिडोन आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम मूव फॉरवर्ड करें तो हमारे पास आएंगे लूप डायूरेटिक्स। यहाँ पर हमने देखें तो लूप डायूरेटिक्स में हमारे पास फ्यूरोसमाइड और उसके बाद हमारे पास आएंगे एथाक्रिनिक एसिड। एथाक्रिनिक एसिड एक्चुअली एक वन ओनली डायूरेटिक है जो कि हमारे पास यूरिकोसोडिक है। मीन्स टू से दैट ये एथाक्रिनिक एसिड गाउट के पेशेंट्स के लिए और यूरिक एसिड इन ब्लड के डिक्रीज के लिए इस्तेमाल ज़्यादा होता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज कर देता है, जबकि बाकी डायबिटिक्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। अगर वो इंक्रीज करेंगे तो हम उनको हाइपरयूरिसीमिया का नाम देंगे। और वो अगर हम बात करें तो इसी कैटेगरी में जो कि हाइपरयूरिसीमिया में आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूरिसमाइड आ गया है जो कि हाईली एफिकेशियस है, हाईली एफिकेशियस डायूरेटिक है। और इस डायूरेटिक में हमारे पास हाइपरयूरिसीमिया भी देखने को मिल जाता है। जबकि एथाक्रिनिक एसिड हमारे पास यूरिकोसोरिक एजेंट है। अगर हम देखें पोटेशियम स्पेयरिंग में, पोटेशियम स्पेयरिंग में हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आ जाते हैं जो कि एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर देते हैं, उसके एक्शन को परफॉर्म नहीं होने देते। स्पाइरोनोलैक्टोन में स्पाइरोनोलैक्टोन, अमीलोराइड एंड इंडापामाइड, ये 3 ड्रग्स जो हैं मेनली इसमें इन्वॉल्व हैं डायूरेटिक्स कैटेगरी में। स्टार्ट करें तो हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट आ गया है। सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट में क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअली में वन ओनली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज नहीं करता, उसको एगोनिस्ट करता है। अगर वो एगोनिस्ट करेगा तो हमारे पास क्या कौन कौन से रिजल्ट्स हमारे पास देखने को मिलेंगे? हमारे पास एसिटाइलकोलिन की रिलीज इनहिबिट हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास इंसुलिन की रिलीज भी इनहिबिट हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास मिथाइल डोपा आ जाएगा। मिथाइल डोपा में क्या होता है? मिथाइल डोपा में हमारे पास ओपियोइड के पेशेंट्स के लिए भी इसको यूज करते हैं। ड्राई माउथ के भी एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। और अगर हम बात करें कोलिनिडीन की, गुआनावेंस, उसके बाद गुआनाफेसिन। ठीक है, अगर हम मूव फॉरवर्ड करें हमारे पास आएंगे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग में। इसमें हमारे पास मेन हमारी रीजन है इनको यूज करने की कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की रिलीज डिक्रीज हो जाती है, और साथ ही हमारे पास कोई बाइंडिंग साइट अगर अवेलेबल नहीं होगी न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का इफेक्ट शो हो जाएगा। अगर हम बात करें इनमें कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, हमारे पास हेक्सामेथोनियम, पेंटोलिनियम और ट्राइमेथॉर्फेन हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम नेक्स्ट इसके इन 2 कैटेगरीज के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 कैटेगरीज और आएंगी। तो अब पहले हम इनकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनकी एडवर्स इफेक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एडिनर्जिक न्यूरॉन्स की, पहले न्यूरॉन्स है बाद में रिसेप्टर्स हैं। अगर न्यूरॉन्स की बात करूं हमारे पास जिजरपिन, गुआनाड्रिल, गुआनिथाइडीन, उसके बाद बेथानिडीन, और उसके बाद हमारे पास डिप्रीसोकिन आ जाता है। अगर बात करें रिसेप्टर्स की, एज वी नो दैट देयर आर 3 क्लासिफिकेशन, 3 टाइप्स, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स में हमारे पास फेंटोलामीन, पैराजोसिन और फिनॉक्सीबेंजामीन आ जाएंगे। अगर हम बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, तो बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास OLOL एंडिंग एंड OLOL वाली सभी हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल होंगी। अगर हम बात करें प्रोपेनोलोल, नेडोलोल, एटिनोलोल, पिंडोलोल, कार्टियोलोल, मेटोप्रोलोल, बिटाक्सोलोल, एसीब्यूटालोल, एस्मोलोल एंड पेंटब्यूटालोल। इसके बाद हम बात करें अगर अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स की,
हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रग अवेलेबल है जो कि है लेबेटालोल। बात करें एफिकेसी ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में, हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज आएंगी, बीटा ब्लॉकर्स एंड देन एस इनहिबिटर्स, और उसके बाद हमारे पास आएंगे थायजाइड डाययूरेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था क्लोरथालिडोन एंड क्लोरथायजाइड। और एस इनहिबिटर्स की बात करें, इसको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं किया जाता, इसको प्रेगनेंसी में रेफर नहीं किया जाता। इसकी वजह यह है कि क्योंकि ये टेट्राजेनिक एजेंट हैं। और अगर हम बात करें ड्रग्स ऑल्टरिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट एक्टिविटी की बात करें, उनको ऑल्टर कर रही होती है, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, हमारे पास यहाँ पे पहले हमने लिखा है अल्फा 2 एगोनिस्ट, बस कोलिनिडीन एंड मिथाइल डोपा इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज नहीं करते, उनको उसके इफेक्ट को ऑपोजिट्स के नहीं करते, सेम इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मिमिक करते हैं। अगर बात करें कोलिनिडीन की तो और मिथाइल डोपा की, तो ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया नहीं करते। टैकीकार्डिया इज द इंक्रीज इन द हार्ट रेट एंड ब्रेडिकार्डिया इज द डिक्रीज इन द हार्ट रेट। एंड देन बात करें हम मिथाइल डोपा की, एक्चुअली में ये एक प्रोडक्ट है और ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में। मिथाइल डोपा को हम रेफर करेंगे प्रेगनेंसी में भी, क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बाउंड है और इसके अंदर हमें प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं करने को मिलता, तो इसलिए हम इसे मिथाइल डोपा को रेफर करते हैं प्रेगनेंसी में, ताकि फीटस को किसी भी किस्म की ड्रग इफेक्ट ना शो हो। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की इनटू ड्रग्स की, तो हमारे पास लीडिंग टू डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, अगर सिंपैथेटिक आउटफ्लो जैसे इंक्रीज हो जाता है हाइपरटेंशन में, उसको हमने डिक्रीज करना होता है। उसके बाद हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी हमने डिक्रीज करना होता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात करें, इसको वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये ऐसी रेजिस्टेंस होती है जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड को फ्लो करने की जरूरत होती है। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो ब्लड ठीक तरह से फ्लो कर पाएगा, प्रॉपरली रिलैक्स मूवमेंट होगी और हमारे पास हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा और हमारे पास ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा। उसके बाद बात करें क्लिनिकल यूजेस की, तो ये किस किस कैटेगरीज में यूज होते हैं। हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट, रिमेंबर माइल्ड टू मॉडरेट। हाइपरटेंशन में यूज होते हैं क्लिनिडीन मिथाइल डोपा बोथ, इट इज अ प्रोडक्ट अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें। अगर बात करें ओपियोइड विड्रॉल की, तो क्लिनिडीन यहाँ पे हम यूज करेंगे ओपियोइड्स की विड्रॉल के लिए। ओपियोइड्स की विड्रॉल एट वंस नहीं होती, उसका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ शो करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें ओपियोइड्स की विड्रॉल भी यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी। जैसा कि हमने पहले बात कर ली, मिथाइल डोपा चूंकि प्रोटीन इन नेचर है, तो ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता, हम इसको प्रेगनेंसी में भी यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्फा 2 एगोनिस्ट के एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव कूम्स टेस्ट, मिथाइल डोपा जो कि प्रोटीन बाउंड था, वो पॉजिटिव कूम्स टेस्ट देता है। पॉजिटिव कूम्स टेस्ट का मतलब है कि अगर हम बात करें एनीमिया है, लैक ऑफ द ब्लड है एक ह्यूमन में, एक पेशेंट में, तो अगर पॉजिटिव कूम्स टेस्ट होगा तो उसकी बॉडी में एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। देन वी हैव द ड्राई माउथ, जो कि हमें पता है कि अगर हम स्क्रीनिंग रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज करते हैं, अगर हम वो यूज कर रहे होते हैं, जैसा कि अभी हमने क्लिनिडीन मिथाइल डोपा यूज किए हैं, जो कि हमारे सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ऑल्टर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें सिक्रीशन ऑफ द बॉडीज काफी हद तक डिक्रीज कर जाती हैं। अगर सिक्रीशन डिक्रीज होंगी तो इसका मतलब है हमारे लैक्रिमल एंड देन वी हैव स्लाइवल सिक्रीशंस एंड वेरियस सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स आल्सो डिक्रीजेस, आल्सो डिमिनिशेस। अगर वो डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास ड्राई माउथ का भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा सीएनएस डिप्रेशन। सीएनएस डिप्रेशन बोथ ऑफ द ड्रग्स करती हैं। देन वी हैव द एडिमा। व्हाट इज एडिमा? एडिमा इज एक्चुअली द accumulation of the fluid in any tissue। अगर हमारे पास ये हो रहा होगा renal perfusion, तो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। हमने देखा होगा कि कार्डियक आउटपुट वाली जो भी ड्रग्स थी या हाइपरटेंशन वाली ड्रग्स थी, उनमें ये एडवर्स इफेक्ट कॉमन है कि एडिमा हो जाता है, रीनल परफ्यूजन हो जाती है। अगर ऐसे होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लो GFR होगा, लो GFR होगा, मींस टू से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ड्रग इंटरेक्शंस में। ड्रग इंटरेक्शंस में कौन कौन सी होंगी? TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, उसको हम नहीं यूज कर सकते विद द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कोलिनिडीन या मिथाइल डोपा। क्यों? क्योंकि वो TCA जिसको हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, वो डिक्रीज कर देता है एंटी हाइपरटेंसिव के इफेक्ट को,
जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टैटिक पोस्टरल हाइपोटेंशन, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक सडन स्टैंडिंग फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन और फ्रॉम द लाइंग पोजीशन, अगर कोई भी बंदा स्टैंड अप करता है तो उसका ब्लड प्रेशर ऑल्टर करता है। अगर हम इस तरह की ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बात करें, जैसे इंसान सो रहा है तो सोते हुए उसको 1 और 2 मिनट्स का गैप देना चाहिए, फौरन उसको एक इमीडिएटली उसको स्टैंड अप नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि उसकी पेरिफेरल से उसका हार्ट तक ब्लड इतनी तेजी से मूव नहीं कर सकता अगर वो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो ये रिजल्ट किससे करता है, वीनस डायलेशन से, नॉट एन आर्टियोलर डायलेशन, वीनस डायलेशन से करता है। और मेनली रिजल्ट किससे हो रहा होता है, अल्फा 2 किस वजह से हो रहा होता है, अल्फा 1 ब्लॉकेड हो रहा होता है इसमें, और डिक्रीज्ड सिंपैथेटिक टोन, decreased sympathetic tone with the alpha 1 blockade leads to the orthostatic hypotension, जिसको हम postural hypotension भी कहते हैं। हमने अभी sympathetic activity में alpha 2 agonist को डिस्कस कर लिया है। अब हम sympathetic activity में alpha 1 blockers और beta 1 blockers को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसका एक व्हाइट बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो मैं अभी आपको इसकी स्क्रीन पर पेस्ट कर दूंगा इस व्हाइट बोर्ड की, और लास्ट वाले की भी ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस की भी पिक्चर अवेलेबल कर दूंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेक श्योर करें कि आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और कोई भी क्वेरी है तो पोस्ट करें, हम उसका एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।